Hello students and all the viewers, I am Mohammad Arafat Khan and you are watching my YouTube channel. वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज को ख़त्म करने के बाद जिसमें हम लोगों ने टोटल 13 चैप्टर्स एमडीकैट सिलेबस में जो मौजूद थे आपके पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस में, वो सारे चैप्टर्स थियोरिटिकल कवर करने के बाद, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिर्फ थ्योरी कवर करवाई है, उसमें मैंने आपको कहा था कि जैसे ही वो वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज खत्म होगी तो मैं जो है वो एमसीक्यूज की भी वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें हम जो है वो एमडीकैट के पास पेपर्स के अंदर प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर जो एमसीक्यूज आए उनको हम सॉल्व करेंगे। साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा। तो बस आज से जो है वो वीडियोज स्टार्ट हो गई हैं। जैसे आपको पता है मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर एमसीक्यूज की एक सीरीज अपलोड की हुई थी, जिसमें मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी तक चैप्टर्स अपलोड किए थे, और मैंने जो है वो एक चैप्टर नहीं करवाया था, इसके बीच में वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में। और आज की वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज की वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी प्रीवियस आपके एमडीकैट में पास पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको, और साथ साथ उससे हटके जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है फॉर योर प्रैक्टिस, कि हाँ भी चलो ठीक है पास पेपर्स को सॉल्व करवा लिया, वो तो कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, किसी भी चैप्टर के कुछ होते हैं, कोई 5 से 10 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हम वही 15, 12 या 13 या 15 एमसीक्यूज कर लें उसके बाद जो है वो बस हो जाए, ठीक है मैंने पास पेपर्स के एमसीक्यूज सॉल्व कर लिया और मेरा काम हो गया। नहीं, आपको पास पेपर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं जो डिफरेंट वर्कशीट्स में डिफरेंट बुक्स के अंदर गिवन होते हैं, आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इन्हीं के अंदर हमारे जो पास पेपर्स में जो आए हुए एमसीक्यूज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट एमसीक्यूज से। ये रहे हमारे पास आज के सबसे पहले दो एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों के दोनों पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर्स में से आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज, चार्ज की वैल्यू, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, चार्ज की वैल्यू गिवन है 2E, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट्स, 3.0 का मतलब 3 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 3 वोल्ट्स। चार्ज के साथ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो तो तकरीबन ज्यादातर क्वेश्चंस में जिक्र होता है काइनेटिक एनर्जी का, याद रखिएगा। चार्ज के साथ अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू का जिक्र हो तो आपसे लाजमी है या तो वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा या वो वर्क डन के हवाले से आपसे क्वेश्चन करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी लिखा हो या काइनेटिक एनर्जी लिखा हो एक ही बात है। सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट, बताओ अगर इतना चार्ज इतने पोटेंशियल डिफरेंस में जो है वो क्या नाम है फॉल करे तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा या एक्वायर करेगा। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इस वाले फॉर्मूले को आप इस किस्म के क्वेश्चंस में लाजमी अप्लाई करिएगा। काइनेटिक एनर्जी का मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय Q इनटू कैपिटल V। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ये है काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड या काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज पार्टिकल, Q का मतलब चार्ज पार्टिकल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब ये सवाल, ये जो फॉर्मूला है यहीं पर एग्जैक्टली फिट होता है, क्योंकि आपको Q की वैल्यू गिवन है 2E, चार्ज की वैल्यू 2E, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू आपको गिवन है 3। तो हम दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं और बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर E का मतलब है एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, सो E विल बी इक्वल टू Q की वैल्यू कितने गिवन है 2 इंटू E यानी कि 2E, और मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितने गिवन है 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। अच्छा, यहाँ पर जो E है वो कौन है, E का मतलब होता है, अगर इस तरीके से E लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपने याद रखनी पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है मैं लिखवा देता हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, मल्टीप्लाई में कौन आ गया, ये आ गया 3। अब आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है, 2 को 1.6 से, जो भी आंसर आए उसको 3 से। तो जब आप 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3.2, पावर सेम रहेगी। 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आंसर आपका आ जाएगा 9.6। इसका मतलब हमारा जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है 9.6, और पावर सेम रहेगी -19 जूल्स। तो आज के हमारे सबसे पहले एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ रहा है 9.6 यानी कि ए,
9.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो मेरी बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का या एनर्जी का जिक्र हो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर एनर्जी का जिक्र हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, यूज दिस फॉर्मूला, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे देखिएगा, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर आएंगी। देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 10 आ गया, आपको इस बार काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है 10। देन as it moves from a point at potential 100 volts to 200 volts, एक्चुअली यहां पर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था ना, वो डिफरेंस की फॉर्म में गिवन था, डायरेक्ट 3 वोल्ट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपको कैलकुलेट करके दिया गया था 3 वोल्ट्स। यहां पर हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि आपको यहां पर दो वैल्यूज गिवन है। 100 वोल्ट पॉइंट से वो ऐसे पॉइंट पर गया जहां पर पोटेंशियल है 200 वोल्ट, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, डेल्टा वी होता है डिफरेंस का मतलब, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपको v की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 200 में से 100 माइनस करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, डिफरेंस ना मतलब सब्ट्रैक्शन कर दो ना, दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि v की वैल्यू मिल जाएगी। तो 200 माइनस 100 बचेगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर v की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 गिवन है। अच्छा अब आप नोट करें, आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है और v की वैल्यू गिवन है, कौन बच गया, Q बच गया। इसका मतलब आप फौरन पहचान जाएंगे कि मुझसे जो क्वेश्चन किया जाने वाला है वो चार्ज के बारे में किया जाएगा। तो देखें द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, इसका मतलब आपने Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें फॉर्मूला हमारे पास सेम यही रहेगा, E इज इक्वल टू QV। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखें एक्चुअली जो फॉर्मूला बनता है ना वो बनता है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैं आपको ये बता देता हूँ चलो डेरिवेशन के जरिए। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, पढ़ा है मैंने भी आपको पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और एक्चुअली जो वर्क डन होता है ना चार्ज पर, जितना वर्क चार्ज पर होता है, चार्ज एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी या तो गेन करता है या वो लूज करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं वर्ड्स को, लिख लिएगा इसको, पहले नोट डाउन कर लिएगा। चार्ज पर जितना वर्क डन होता है, यानी कि वर्क डन जितना चार्ज पर होता है एग्जैक्टली वही बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। इस पॉइंट को नोट कर लिएगा, चार्ज पर जितना वर्क डन होता है, चार्ज उतने ही अमाउंट में या तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा या वो लूज करेगा, बस। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, समटाइम्स इस W की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी। यहां पर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज। के ई लिखो या ई लिखो, एक ही बात है, मुझे पता है यहां पर ई का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब आप नोट करें, आपको डेल्टा वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 200 माइनस 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 100 डेल्टा वी यानी कि सब्ट्रैक्शन 100, ये वैल्यू गिवन है। आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन है 10 और हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई क्यू पर ले जाओ, डेल्टा वी अपॉन में ले जाओ, हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। कैसे देखें, फॉर्मूला रीअरेंज करते हैं। फॉर्मूला बनेगा E अपॉन डेल्टा वी। E की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 200 माइनस 100 कितना बनेगा, 100। चलो मैं यहां पर वैल्यूज लिख देता हूं। एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय, मैं यहां लिख देता हूं 200 में से माइनस करना है 100, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो 100 बचेगा। तो हमारे पास यहां पर क्या बनना चाहिए, Q इज इक्वल टू 10 ओवर 100। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप 10 अपॉन 100 करते हैं तो आंसर आता है 0.1। आंसर कितना आएगा, 0.1। और 0.1 का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। 0.1 का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कूलम्स के अंदर, क्योंकि आपने चार्ज की वैल्यू फाइंड करी है, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 कूलम। तो सेकंड वाले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 कूलम। समझ आई बात। तो आपने इन दोनों एमसीक्यूज में से क्या सीखा कि अगर चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी का जिक्र एक साथ आ जाए तो आपने इक्वेशन ये वाली यूज करनी है, ये यूज कर लो या ये या फिर ये एक ही बात है। वर्क डन के साथ जिक्र आएगा या एनर्जी के साथ जिक्र आएगा, समझ आई बात। तो इसी इक्वेशन से हमने फर्स्ट एमसीक्यूज भी सॉल्व किया और इसी से इक्वेशन से या फॉर्मूले से हमने सेकंड एमसीक्यू भी सॉल्व किया। नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आज का और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो न्यूमेरिकल है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, चार्ज की वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू गिवन है। अच्छा, जब आप क्वेश्चन पढ़ा करें ना, एक बात मेरी याद रख लो, क्वेश्चन पढ़ते हुए आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो गिवन वैल्यूज पर नहीं होना चाहिए। अगर गिवन वैल्यूज पर आपने अपना फोकस रख लिया, यकीन करो आप उलझ जाओगे। किसी भी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए आपका पूरा फोकस उस पॉइंट पर होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, रिक्वायर्ड क्या है, समझ रहे हैं? तो आपको आपकी जो डायरेक्शन है एमसीक्यूज की, वो इस सेंस में होनी चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपसे पूछा क्या जा रहा है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, ना कि ये कि आपको गिवन क्या है। अगर गिवन के चक्कर में पड़ गए, आपने जो है वो क्वेश्चन पढ़ते ही डेटा बनाना स्टार्ट कर दिया, आपने इसका मतलब अपना वक्त जाया करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि जो गिवन क्वांटिटीज होती है ना, उनका कहीं पर भी कोई काम नहीं होता। कभी कभी ऐसा नहीं कि मैं हर एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, रीड द क्वेश्चन सो दैट कि आपको ये समझ आए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को चेक करूं तो देखो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस, और ऑप्शंस भी देखो किसमें है, वोल्ट्स 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 वोल्ट्स। इसका मतलब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं ये देखूंगा कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला मौजूद है वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़ा है ना हम लोगों ने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, यहां पर वर्क का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्क का कोई वैल्यू गिवन नहीं है, चार्ज की वैल्यू, चलो चार्ज की वैल्यू भी हाँ चार्ज की वैल्यू गिवन है 3, लेकिन वर्क की वैल्यू गिवन नहीं है। आपको पता है वर्क की जगह पे आपको इसने दो चीजें दी है, एक फोर्स दिया है और एक डिस्टेंस दिया है। ये देखो, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, समझ रहे? तो आपको तीन वैल्यूज क्या क्या गिवन है, आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है Q, आपको डिस्टेंस गिवन है, और आपको साथ साथ क्या गिवन था, Q की वैल्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू। ये फोर्स है, सॉरी ये फोर्स है, ये चार्ज है और ये डिस्टेंस है। अब हमें पता है क्या करना है, थोड़ी सी डेरिवेशन करनी है। हमें पता है कि वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस और अपॉन में चार्ज एज इट इज मौजूद है। अब आप नोट करें, फोर्स की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है और क्यू की वैल्यू भी है। इन तीनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। फोर्स कितनी है 3000 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। और भाई 1 सेंटीमीटर पुट मत कर देना, 1 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, और जब भी सेंटीमीटर से हम मीटर में जाते हैं तो वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो 100 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा 0.01, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है 3, ये आ गया 3, सिंपल। और साथ साथ अब आप नोट करें कि जब मैं 3 को, इसको सॉल्व करना है आपने, 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, और जब मैं 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से, तो देखो 3 0 है ना, तो ये डेसिमल 3 दफा आगे चला जाएगा, 3 0 है तो 3 दफा आगे जाएगा, तो 1 2 3, तो एक दफा आगे आ जाएगा तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, यानी कि कितना मिला आपको 10 वोल्ट्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो कितना आ गया 10 वोल्ट्स। एमसीक्यू नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है 10 वोल्ट्स। तो मैंने आपको क्या काम की बात बताई, वो ये कि जब भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को रीड करें तो आपका फोकस गिवन वैल्यूज पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस रिक्वायर्ड क्या है उस पर अगर हुआ तो यकीन करो आप अपना टाइम बचाने में कामयाब रहेंगे। डेटा मत बनाइएगा, आपसे जो पूछा जा रहा है उसके फॉर्मूला ध्यान में रखना। फॉर्मूला क्या क्या थे, आपने फॉर्मूला लिखा, चेक करो इसके मुताबिक वैल्यूज गिवन है या नहीं है, तो आपको उस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने यहां पर चेंज किया। वर्क की वैल्यू पुट करी तो पता चला FD, अब मुझे पता चला F भी गिवन है, D भी गिवन है, तीनों की वैल्यूज पुट करी, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आज का, लिखा हुआ है कि अ स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस Q, एक स्फीयर है उस पर चार्ज आपको गिवन है पॉजिटिव, इस पर मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इज फिक्स्ड एट अ पोजीशन, एक पोजीशन पर उस चार्ज को आपने उस स्फीयर को फिक्स किया हुआ है। अ स्मॉलर स्फीयर, एक और स्फीयर है लेकिन वो छोटा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा स्फीयर है, प्लस Q वाला बड़ा स्फीयर है। अ स्मॉलर स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस Q, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हमारे जहन में क्या जवाब आता है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बड़ा वाला स्फीयर है वो फिक्स है, जो छोटा वाला स्फीयर है वो फिक्स नहीं लिखा है इसने यहाँ पर। प्लेस नियर द लार्ज स्फीयर एंड रिलीज्ड, और छोटे वाले स्फीयर को बड़े वाले स्फीयर के पास रखा पहले और उसके बाद उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। बड़ा वाला तो फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता, छोटा वाला मूव करेगा। जब आप उसको रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्जन होगी और वो मूव करता हुआ जाएगा। और पता है आपको, जब वो करीब होगा ना तो स्टार्टिंग में वो बहुत
तेज मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि करीब रखने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी। करीब होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, तो शुरू में जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो बहुत तेज मूव करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा, छोटा वाला स्फीयर दूर जाता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती जाएगी, और फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन भी कम होती है। तो कौन सा जवाब बन रहा है, सोचें। मैंने आपको क्या कहा, जब करीब रखोगे तो पहले वो स्टार्ट होगा ज्यादा वेलोसिटी के साथ, एकदम से तेज मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एकदम से तेज मूव करना स्टार्ट करेगा, तो जहां जहां जिस ऑप्शन के अंदर डिक्रीजिंग वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द स्मॉल स्फीयर विल मूव अवे। ऑब्वियस बात है, मूव करेगा दूर फ्रॉम द लार्ज स्फीयर विद। अब जहां जहां डिक्रीजिंग वेलोसिटी लिखा हुआ है वो सारे एमसीक्यूज गलत है, यानी कि वो सारे ऑप्शंस गलत है, क्योंकि जब वो स्फीयर स्टार्ट होगा ना, जैसे उसको रिलीज किया जाएगा, वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ नहीं, बल्कि वो बहुत तेजी से स्टार्ट होगा। इसका मतलब बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन पहली बात है बनना चाहिए वो क्या, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और साथ साथ क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और इसका रीजन क्या बताया मैंने, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी दी होगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे फोर्स कम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है, पढ़ा था ना कूलम्स लॉ के अंदर। तो फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन वेलोसिटी का बढ़ना कम होता जा रहा है। लेट सपोज अगर वो पिछले मतलब फर्स्ट 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ी, किस हिसाब से बढ़ी, 20 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में इंक्रीज हुए, नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में इंक्रीज हुए, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई, नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने का रेट कम होता जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कॉन्सेप्चुअली भी हमारे सामने आएगा, और जो हम अगर जो है वो फॉर्मूला या इक्वेशंस के तौर पर देखें तो भी एक ही ऑप्शन करेक्ट है, एंड दैट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ स्फीयर स्टार्ट होगा दूर जाना, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सेलरेशन दूर जाते हुए डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगी, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी कि द स्मॉल स्फीयर विल मूव अवे फ्रॉम द लार्ज स्फीयर विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। समझ आई बात, न्यूमेरिकल था और कॉन्सेप्चुअल था। नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दोनों के दोनों जिस टॉपिक से रिलेट करते हैं वो टॉपिक है कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू K Q1 टाइम्स Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है कूलम्स लॉ की, जहां पर F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और नीचे जो R आ रहा है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। K कांस्टेंट है जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कह रहे होते हैं। ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। अच्छा, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड, अगर हम जो पॉइंट चार्जेस हैं, जो Q1 और Q2 हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है यानी कि R, अगर इस डिस्टेंस को डबल कर दें तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर या कूलम्स फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक दफा सॉल्व करके बता देता हूं, और सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या मतलब, एक सिंपल से कुछ सॉल्यूशंस बता दूंगा कि आपने अगर डिस्टेंस की बात आए, इस किस्म की बात है कि डिस्टेंस को डबल या हाफ या ट्रिपल या जो है वो 3 टाइम्स कम कर देंगे, तो वैल्यूज पुट ना करना, डायरेक्ट से इसको सॉल्व करके बता देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखें, ये है एक्चुअल फॉर्मूला। अभी कह रहा है कि हमने डिस्टेंस को जो है वो डबल कर दिया, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो न्यू फोर्स की वैल्यू को मैं F प्राइम से शो कर देता हूं, बाकी K Q1 सेम है, Q2 सेम है। हाँ, डिस्टेंस को डबल किया है, यानी कि R के साथ आपने 2 लगाना है, और क्योंकि R की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपने R को डबल कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और जाहिर सी बात है, जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। तो न्यू जो फोर्स है वो क्या बनेगी, K Q1 Q2 ओवर 4R स्क्वायर। भाई स्क्वायर R पर भी है, और जाहिर सी बात है 2 का स्क्वायर 4 और बाकी R स्क्वायर। अब एक काम ही करते हैं, नंबर को अलग कर देते हैं, यानी कि 1/4 को अलग कर देते हैं, बाकी पूरे फॉर्मूले को अलग कर देते हैं। तो न्यू, ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर डायरेक्ट आता हो वो कैसे होगा मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, ये हम डायरेक्ट करते हैं, इस किस्म के सॉल्यूशन नहीं करते। 1/4 को हमने अलग कर दिया, इनटू K Q1
Q2 ओवर R स्क्वायर, ऐसा है। और आपको पता है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये रहा, ये किसके बराबर था, F के। तो इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे इसको F से, तो यहाँ पर आ जाएगा F, तो क्या बनेगा 1/4 इंटू F, ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखो 1/4 इंटू F को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको अलग लिखो या इसके ऊपर करके लिखो, बात एक है ना, F/4। तो इसका मतलब जो न्यू फोर्स होगी, जो न्यू कूलम्स फोर्स होगी, वो किसके बराबर होगी F/4 के। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी, डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है। तो देखो F/4, इसको हम कहेंगे फोर्स रिड्यूसेस टू फोर्थ, मतलब फोर्स 4 टाइम्स कम हो गई है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन वो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब देखें इसको आपने डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से लंबा सॉल्यूशन नहीं करिएगा। अब देखें आपसे वो कहता है कि डबल किया, तो आपने जस्ट डिस्टेंस की जगह पे 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, इसका मतलब 4 अपॉन में है, अपॉन में 4 का मतलब फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी। बट डायरेक्ट आपने 1/4 यानी कि F/4 या 1/4 पर टिक करना होगा, यानी कि अपॉन वाले 4 पर आपने टिक करना है। इसी तरीके से अगर वो कहता है, लेट्स सपोज, अब अगर वो कहता है कि हमने जो है वो डिस्टेंस को डबल नहीं किया बल्कि डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, क्वाड्रपल कर दिया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इस बार आप R के साथ क्या पुट करेंगे, 4। फिर आपने 4 का स्क्वायर करना है, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू के साथ हमेशा स्क्वायर करेंगे आप। तो अगर वो कह रहा है कि 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16, 4 4 16, इसका मतलब इस बार अपॉन में क्या आ जाएगा, 16, यानी कि आपने वो ऑप्शन ढूंढना है जिसके अपॉन में 16 आ रहा हो। तो अपॉन में 16 आएगा, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बढ़ाने वाले, डबल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी थी। अब वो कम भी कर सकता है, लेट्स सपोज वो कह रहा है कि आपने जो है वो फोर्स को, सॉरी डिस्टेंस को डबल नहीं किया बल्कि हाफ कर दिया, भाई बढ़ा नहीं रहे बल्कि हाफ कर रहे हैं। डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो फोर्स बढ़ती है, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होती है। अब नेक्स्ट लेट्स सपोज अगर इस डबल की जगह पे वो कहता है कि हमने हाफ कर दिया, तो हाफ करने के सेंस में लेट्स सपोज मैं, चलो ये क्वेश्चन हो गया ना, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट इसका हो चुका है। अब लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके लिख देता हूं, यहां पर डबल नहीं बल्कि यहां पर लिखा हुआ आ जाता लेट्स सपोज हाफ, लेट्स सपोज हाफ। तो भाई अगर हाफ होता इस बार, तो इस बार मैं यहां पर r के साथ 2 नहीं पुट करता बल्कि r के साथ मैं पुट करता 1/2 ऐसे करके, फिर इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं हम लाइक दिस, इस पूरी वाली वैल्यू का हाफ है ना, तो इस बार आपने r के साथ 1/2 पुट करना है। तो अब देखें जब मैं स्क्वायर करता तो r पर भी स्क्वायर होता, और अपॉन में इस बार जो 4 है ना वो अपॉन में रहता, r²/4 ऐसे करके, और फिर जाहिर सी बात है ये 4 डिवाइड कर रहा है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई करता, तो यहाँ पर 1/4 नहीं होता बल्कि यहाँ पर होता सिर्फ 4, और फिर साथ में ये किसके बराबर है, f के, तो इस बार 4 अपॉन में नहीं होता बल्कि इस बार 4 मल्टीप्लाई के अंदर होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता 4f, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता। तो डबल के लिए ये ऑप्शन है और हाफ के लिए ये वाला ऑप्शन है। समझ रहे बात, ये है कहानी बस। तो बस आपने अगर ये समझ लिया कहानी, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि अपॉन में 4 आ जाएगा, डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 16 आ जाएगा, डिस्टेंस को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 100 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं, इसका मतलब 1/2 का मतलब 1/4, और 4 ऊपर आ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस को हमने 4 टाइम्स कम कर दिया, क्वार्टर्ड कर दिया, 4 टाइम्स कम कर दिया यानी कि 1/4, तो 1/4 का मतलब 16, 1/16, 16 ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 16f। इसी तरीके से अगर 10 टाइम्स कम कर दिया तो 10 टाइम्स 100, 1/100, 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 100f हो जाएगा। समझ रहे, तो ये कहानी है डिस्टेंस के बढ़ने या डिस्टेंस के कम होने से। डोंट फॉरगेट द स्क्वायर, स्क्वायर को भूल मत जाना, स्क्वायर के बगैर करोगे तो डायरेक्ट आप 2f या f2 पे टिक कर रहोगे, मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए मैंने 2 ऑप्शंस करवा दिए एक साथ, डबल के लिए ऑप्शन ये रहेगा और अगर हाफ करेगा तो हाफ के लिए ऑप्शन सी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, इनके बीच में डिस्टेंस है वो आपको 4 मीटर गिवन है, द फोर्स बिटवीन देम इज 4 न्यूटन। जब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर था, 4 मीटर लेट्स सपोज 4 मीटर, वैसे 4 मीटर काफी बड़ा होता है, 1 मीटर इतना होता है ना, 4 मीटर बड़ा होता है, इमेजिन कर लेते हैं 4 मीटर था, तो उनके बीच में जो फोर्स थी ना वो भी 4 न्यूटन थी। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स, अब बताओ नई फोर्स क्या होगी इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। पहले डिस्टेंस था 4 मीटर तो फोर्स थी 4 न्यूटन,
अब डिस्टेंस को 4 मीटर से कम करके 1 मीटर कर दिया, तो बताओ नई फोर्स क्या होगी? इसका मतलब देखो बहुत आसान सी बात है, डिस्टेंस के कम होने से फोर्स बढ़ती है, ऐसा है ना। तो दूसरी बात ये है कि देखो डिस्टेंस कम कितना किया भाई, पहले 4 था उसके बाद 1 कर दिया, 4 के बाद 1 करने का मतलब पता है क्या है? 4 टाइम्स कम कर दिया। पहले 4 मीटर था फिर 1 मीटर कर दिया, इसका मतलब डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/4, यानी कि डिस्टेंस को 4 टाइम्स कम कर दिया। इसको क्वेश्चन को समझिएगा, अगर पहले डिस्टेंस होता 1 मीटर, उसके बाद डिस्टेंस को वो कर देता 4 मीटर, तो इसका मतलब डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन अगर 4 मीटर था और 1 मीटर कर दिया, इसका मतलब डिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो गया। अप्लाई कर दो ये वाली कंडीशन, अभी तो बताइए, बहुत आसान सी बात है। जो नई फोर्स, देखो अब मैं वर्बली सॉल्व करवा रहा हूं, डिस्टेंस था 4 मीटर, 1 मीटर कर दिया, इसका मतलब डिस्टेंस इस कंडीशन में, इस एमसीक्यूज में 4 टाइम्स कम हो रहा है, यानी कि 1/4। मैं इस r की साथ क्या पुट करूंगा? 1/4। तो जब मैं 1/4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो अपॉन में आएगा 16 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इस एमसीक्यूज में जो न्यू फोर्स होगी, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, अब जो न्यू फोर्स होगी वो 16 टाइम्स होगी फॉर द प्रीवियस फोर्स, यानी कि जितनी फोर्स थी पहले उसका 16 गुना, यानी कि 16 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई पहले फोर्स कितनी थी? 4 न्यूटन। तो अब आप क्या करेंगे? इस F को यानी कि 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाली फोर्स के साथ, यानी कि 4 के साथ, तो 16 4 जा 64 न्यूटन। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ आई बात? और ये जो एमसीक्यूज था वो डिपेंड कर रहा था इसके ऊपर, समझ आई? 4 मीटर से 1 मीटर करने का मतलब डिस्टेंस को 4 टाइम्स कम किया, तो 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि r के साथ 1/4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन, यानी कि r स्क्वायर अपॉन 16, और 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 16 मल्टीप्लाई बाय f, और f का मतलब पहले वाली फोर्स, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि न्यू फोर्स विल बी 64 न्यूटन। यानी कि इसका भी इत्तेफाक से जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 64 न्यूटन। हम ऐसे ही करते ना एन सर्किल, इस वजह से मैं इसी पैटर्न के ऊपर करवा रहा हूँ, ना कि वो टिक करना, ये करना, वो करना। मैं उसी पैटर्न के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, जैसे आपने अपनी OMR शीट्स के ऊपर अपने एन सर्किल करने होंगे, ठीक है? इसी तरीके से कंप्लीट सॉलिड सर्किल करिएगा, ना बाहर, ना हल्का, ना ज्यादा गहरा, ना कुछ, ना टिक, कुछ नहीं, बिल्कुल गहरा करके सॉलिड आपने सर्किल करना होगा। तो कूलम्स लॉ के डिस्टेंस के मुताबिक अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इस तरीके से सॉल्व करने होंगे। नोट करें इन क्वेश्चंस को, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे आज के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। लिखा हुआ है कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूरा नाम होता है लेकिन पोटेंशियल लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट अ डिस्टेंस 1 मीटर इज 5 वोल्ट। कह रहा है कि एक चार्ज है, उस चार्ज से 1 मीटर दूर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 5 वोल्ट्स। 1 मीटर दूर 5 वोल्ट पोटेंशियल है, बताओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर पोटेंशियल कितना होगा? अगर 1 मीटर दूर पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है तो 3 मीटर दूर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सबसे पहले याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज, या इसको यूं भी कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो इसका जो हमने जो फॉर्मूला ड्राइव करके रखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, वो होता है V इज इक्वल टू KQ/R। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये होता है, R पर स्क्वायर नहीं आता, R पर स्क्वायर आता है कूलम्स लॉ के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के अंदर, पोटेंशियल के फॉर्मूले में R के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, ठीक है? तो किसी भी डिस्टेंस का जिक्र होगा पोटेंशियल के साथ तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? अच्छा, अब यहां से आपसे जो ना वो एक पोटेंशियल की वैल्यू, एक डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, दूसरे डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब 2 पोटेंशियल्स और 2 डिस्टेंसेस की बात हो रही है, V1 V2 R1 R2, ऐसा है ना भाई? पहला पोटेंशियल इतने डिस्टेंस पर यानी कि V1 R1, और बताओ इतने डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल यानी कि R2 और V2। हमारे पास जो रेशो बनता है ना इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो रेशो होता है हमारे पास वो ये होता है, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। इस रेशो को याद कर लिएगा कि अगर वो आपको एक डिस्टेंस और एक पोटेंशियल देकर किसी भी दूसरे डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल पूछे तो आपने हमेशा इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है? तो V2 अपॉन V1, और देखो V2 का R2 का इनवर्स है, V1 का और R1 का भी इनवर्स रिलेशन होता है हमारे पास। अब आप नोट करें, आपसे वो क्या पूछ रहा है, 1 मीटर और 5 वोल्ट्स, ये V1 की वैल्यू है और ये R1 की वैल्यू है।
और ये R2 की वैल्यू है, दूसरा डिस्टेंस 3 मीटर, और बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि V2 आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो जब V2 कैलकुलेट करने का बोलेगा तो मैं V2 के लिए फॉर्मूला अरेंज करूंगा, V1 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो V2 विल बी इक्वल टू R1 बाय R2 इंटू V1। सारी वैल्यूज आपको गिवन है भाई, सिर्फ पुट करनी है। R1 की वैल्यू पहले वाली कितनी थी, 1 मीटर, 1 मल्टीप्लाई बाय पहला वाला पोटेंशियल कितना था 5, या आ गया 5 अपॉन में दूसरा वाला डिस्टेंस कितना है, कौन सा वाले डिस्टेंस में पूछ रहा है, 3, या आ गया 3, तो भाई 5 वन 5 अपॉन 3 क्या बना 5 अपॉन 3, और पोटेंशियल की वैल्यू यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स। देखो कितना आसान है, समझे। दो पोटेंशियल्स और दो डिस्टेंसेस की बात करेगा तो आपने हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, रेशियो वाला, बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का, वो क्या आ गया 5/3 वोल्ट्स। तो मैं इसको कर देता हूं एन सर्किल सॉलिडली, ठीक है ना, इसको सॉलिड एन सर्किल करते हैं। चलें नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ एफ इज द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ जो है वो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द पॉइंट चार्जेस व्हेन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज बिटवीन देम। ये कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं और उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमने एक मीडियम रखा हुआ है और उस मीडियम की वैल्यू के है, कांस्टेंट है। तो मीडियम के होते हुए, गौर से सुनिएगा, चार्जेस के दरमियान मीडियम के होते हुए जो फोर्स है ना वो है एफ, समझ रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ऑन विद ड्रॉइंग द मीडियम, यानी कि ऑन रिमूविंग द मीडियम, इसको आसान से लफ्जों में कहेंगे कि अगर हम मीडियम को हटा दें, वो चार्जेस के बीच में जो मीडियम आ रहा है, अगर उस मीडियम को हम हटा दें तो बताओ फोर्स क्या होगी। पहले मेरी बात सुने, हमने कूलम्स लॉ के अंदर एक बात पढ़ी हुई है कि अगर चार्जेस के बीच में हम मीडियम को लेकर आ जाएं, अगर चार्जेस के बीच में मीडियम नहीं है, अगर चार्जेस के बीच में मीडियम आ जाए तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है बाय, अगर लेट सपोज मीडियम की वैल्यू के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, याद रखिएगा जो न्यू फोर्स होती है वो बराबर होती है एफ अपॉन के। ऑप्शन ये नहीं है, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं हम कि अगर चार्जेस के बीच में आप मीडियम को लेकर आ जाते हैं तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है बाय के, क्योंकि यहां पर मीडियम को के से रिप्रेजेंट किया ना, वैसे एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना, लेकिन यहां पर के बोला है तो हम के बोल रहे हैं। तो अगर मीडियम आ जाए तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है बाय एफ अपॉन के, और अगर मीडियम को रिमूव कर दें तो उल्टा कर दो, एफ बढ़ जाएगी बाय एफ मल्टीप्लाई बाय के, यानी कि जो न्यू फोर्स होगी वो हो जाएगी एफ मल्टीप्लाई बाय के। यानी कि इस वाले क्वेश्चन पे, सॉरी इस वाले ऑप्शन पे आप टिक करेंगे जब यहां पर विद ड्रॉइंग की जगह पे हो जाएगा कि अगर हम मीडियम को प्लेस करें, रख दें, तो अगर चार्जेस के बीच में मीडियम को लाया जाएगा तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, और अगर चार्जेस के बीच में पहले से मीडियम था उसको हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बनेगा ये। तो मीडियम के आने से फोर्स कम होती है और मीडियम के हट जाने से फोर्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर विद ड्राइंग वाला ऑप्शन है तो मैं इसको हटा देता हूं। विद ड्राइंग के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ मल्टीप्लाई बाय के। तो करेक्ट ऑप्शन कहां गया भाई, एफ मल्टीप्लाई, ये रहा के के साथ मल्टीप्लाई के अंदर के। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, सॉरी एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, टू प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, डिस्टेंस गिवन है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं नोट करूं तो यहां पर ना तो फोर्स की वैल्यू गिवन है ना चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो अगर आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपसे तो ये वाला सवाल होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी वजह से जितने भी फॉर्मूला सिलेबस में होते हैं उस चैप्टर में होते हैं किसी भी एक टॉपिक के, वो सारे फॉर्मूला आपने याद करने होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ उसमें से न्यूमेरिकल आएगी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली ये डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल इससे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर आपको डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो याद करो जब मैंने भी पढ़ाया हुआ है, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट का जिक्र किया था तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखा था वो कौन सा लिखा था, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। नेगेटिव था, लेकिन यहां पर नेगेटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, ऑप्शन सारे पॉजिटिव हैं, समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, यानी कि V अपॉन R।
तो जनाब इस वाले न्यूमेरिकल को आप इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो जब हम 10 वोल्ट्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा 10, सॉरी सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा, जाहिर सी बात है क्या नाम है मीटर्स के अंदर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। चलें, सबसे पहले v की जगह पे आप पुट करेंगे, ये आ जाएगा 10, फिर डिवाइड करेंगे आप किससे 1 सेंटीमीटर। ओ भाई 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 1/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर 1 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो ये किसके बराबर होगा 0.01 के, 0.01। यहां पर आ जाएगा 0.01। और जब आप 10 को 0.01 से, यानी कि जब आप 10 को डिवाइड करेंगे 10 पावर -2 से, 10 पावर -2 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 10 पावर -2 पर जाके क्या हो जाएगी 10 पावर +2, यानी कि 100 की वैल्यू ऊपर चली गई 100। तो जब आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1000 न्यूटन अपॉन कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यानी कि 1000 न्यूटन पर कूलम, वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ऑप्शन डी। तो हम ऑप्शन डी को एन सर्किल कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। समझ आई बात, बिल्कुल समझ आ गई। तो V अपॉन R, अगर फोर्स और चार्ज का जिक्र होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस का जिक्र होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। किसको कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस का ध्यान में रखिएगा, अगर मीटर में हो तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में हो तो लाजमी कन्वर्ट करिएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर मैं कन्वर्ट, देखो कन्वर्ट किए बगैर सॉल्व कर लूं तो यहां पर 1 है ना, तो मैं जब 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे सर हमारा ऑप्शन आ गया 10, जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स 10 पे टिक कर देंगे और वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ लूंगे मैंने सही किया, नहीं जल्दी करिए, आपने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया, आपका ऑप्शन गलत हो गया और गलत ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने गौर से देखना है, जो कन्वर्जन है यूनिट्स की वो पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने सॉल्यूशन करना है। नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ग्राफिकल है, सिंपल। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आ रही है। याद करो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जिक्र डिस्टेंस के साथ आए, मीटर रेडियस मीटर डिस्टेंस ही होता है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दूं तो फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू K टाइम्स Q अपॉन R। R पर स्क्वायर नहीं होता, पोटेंशियल की बात करेगा अगर तो। अच्छा, वैल्यूज आपको दो चाहिए, Q और डिस्टेंस की, यानी कि रेडियस क्या, रेडियस को हम डिस्टेंस ही कह रहे होते हैं ना। देखो चार्ज की वैल्यू आपको दी नहीं, लेकिन आपको ये बताया गया कि आपको एक न्यूक्लियस का के सरफेस का, मतलब ये समझो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सरफेस पर, यहां पर ये देखो ये डिस्टेंस होता है ना, सेंटर से लेकर यहां तक ये रेडियस होता है, इस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और इस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना 50, यानी कि 50। एटॉमिक नंबर 50 का मतलब पता है क्या है, Q की वैल्यू है 50E, यानी कि आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है 50E। क्योंकि न्यूक्लियस की अगर देखो एटॉमिक नंबर 50 है, इसका मतलब न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन्स हैं। 50 प्रोटॉन्स का मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो E के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। कि अगर एक प्रोटॉन होता तो इसका मतलब 1E होता, तो आप Q की वैल्यू पुट करते सिर्फ E, KE अपॉन R। अगर दो प्रोटॉन्स होते हैं तो आप पुट करते K2E अपॉन R, क्योंकि Q की वैल्यू जाती है 2E, यानी कि प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है ना। तो लेकिन यहाँ पर इस एटॉमिक न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर होता है 50, इसका मतलब यहाँ पर 50 प्रोटॉन्स हैं, और 50 प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर आप Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे 50E। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखें अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू पुट करना चाहूँ, या चलो ठीक है डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन्स 50 हैं, और 50 प्रोटॉन्स का मतलब हो जाता है 50 मल्टीप्लाई बाय E। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही बात, Q चार्ज होता है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है 50 प्रोटॉन है, तो हर एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर ये कह रहा होता है कि एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो
तो इसका मतलब ये होता है कि Q बराबर है 1e के। अगर वो कहता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है, तो इसका मतलब होता है कि Q की वैल्यू हम पुट करते हैं 4e, यानी कि 4 प्रोटॉन्स हैं और हर एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जितना होता है। ठीक है, तो यहां पर आपने E पुट किया और डिवाइड के अंदर कौन आ जाएगा R, और R यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 9.0, 0 को छोड़ दो, 10⁻⁻15 ये आ गया -15 इसका रेडियस है। हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो जो है साइज होता है वो एक्चुअली कितना फेम्टोमीटर जितना होता है। सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, आसान है। सबसे पहले 9 से 9 को हम कैंसिल कर देते हैं, ऊपर पावर जो है वो 10⁻9 बची हुई है सिर्फ, मल्टीप्लाई के अंदर 50 है, 50 के साथ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अपॉन में जो वैल्यू है पावर की वो कितनी बची हुई है सिर्फ 10⁻⁻15, क्योंकि आपने 9 को 9 से कैंसिल कर दिया है। देन अब आपने सिर्फ क्या करना है 50 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 50 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 1.6 80 और इंटू 10⁻, अब पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 9 -19 है, -19 में से पॉजिटिव 9 निकलेंगे तो कितने बचेंगे -10, तो यहां पर आ जाएगा -10, और अपॉन में कौन है 10⁻, में स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर थोड़ा सही तरह स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया करें, वी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग ना। बाकी 80 इंटू 10⁻, -15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +15, -15 ऊपर जाके हो जाएगा +15, +15 में से -10 निकाल दो तो बचेगा +5। और हमारे ऑप्शंस के अंदर ऐसा फिलहाल कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा जिसमें 80 के साथ पावर 5 हो, लेकिन 6 जरूर है। तो इसका मतलब अगर आप डेसिमल को एक दफा और पीछे ले जाएं तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट्स। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो आंसर आया वो आया 8 इंटू 10⁻6, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो हमारा इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, 8 इंटू 10⁻6। ये आप जल्दी भी कर सकते हैं, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि सबको समझ आ जाए, जिनको जल्दी समझ नहीं आता वो भी स्टेप बाय स्टेप कर लें। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपने एक एक स्टेप नहीं लिखना, फिर बहुत सारे स्टेप्स आप अपने जहन में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने एक आपका सॉल्यूशन चेक नहीं किया जाएगा, आपका आंसर मैटर करेगा, तो सॉल्यूशन को रिड्यूस करिएगा, और वो जब होगा जब आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो मैं ये एक एक स्टेप करवा रहा हूं, वरना मुझे ये स्टेप करवाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ये क्वेश्चन पढ़ूं तो आप इस काबिल हो, प्रैक्टिस आपकी इतनी ज्यादा हो कि क्वेश्चन पढ़ के सारा सॉल्यूशन आप जहन में करके और टिक भी कर दें करेक्ट ऑप्शन के ऊपर। समझ रहे हैं? तो इस किस्म के ऑप्शंस को आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप जहन में अच्छा कर रहे हैं, फॉर्मूला आपके जहन में बैठे हुए हैं तो। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। आपके सामने यहाँ पर दो चार्ज प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, खैर है वर्टिकल होती है तो कोई मसला नहीं होता। मेटल प्लेट्स विच ग्राफ शोज, आपसे ग्राफ की बात कर रहा, चलो ग्राफ की बात हम बाद में करते हैं, पहले इन दो प्लेट्स को चेक करते हैं। देखो एक बात याद रखिएगा, ऑब्वियस ही बात है कि ये ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगी, यानी कि एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती है ना, भले वो वर्टिकल हो भले वो हॉरिजॉन्टल हो, ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम रहती है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम रहती है। आप एक्स पॉइंट पर हो तो भी ई सेम रहेगा, यहां पर हो तो भी ई सेम रहेगा, यहां पर हो तब भी सेम, यहां पर हो तब भी सेम, यहां पर हो तब भी सेम। यानी कि बल्कि इसको छोड़ो, किसी भी पॉइंट पर हो, यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर हो, किसी भी पॉइंट पर ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिल्कुल सेम रहती है। मतलब आप y से x की तरफ जाएं या x से y की तरफ जाएं, डिस्टेंस भले कम ज्यादा होता रहे लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम बिटवीन द ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स एट एवरीवेयर। हर जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आई बात? अब आप सुने, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन। पहली बात, वेरिएशन आती नहीं है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगी नहीं अगर ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगी तो। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E विद डिस्टेंस d फ्रॉम x टू y। वो कहना चाह रहा है कि अगर आप x से y की तरफ जाएं तो बताओ कि इस दौरान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, उसको ग्राफिकल आप कैसे शो करेंगे। जो फर्स्ट ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। सेकंड ग्राफ शो कर रहा है कि डिस्टेंस के इनवर्स है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी।
अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होगी। तो याद रखिएगा ये तीनों ग्राफ्स गलत हैं। ये तीनों ग्राफ्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डिस्टेंस के वेरी करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेरी हो रही है, जबकि ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है हर एक पॉइंट पर। और वो एक ही ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है और वो है डी। डी में आपको ये बता रहा है कि डिस्टेंस की वैल्यू बढ़े या कम हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, मतलब आप यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले डिस्टेंस बढ़े या भले डिस्टेंस कम हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। लेकिन ये सिर्फ इसी कंडीशन में अगर आपके पास अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगी तो इसका मतलब करेक्ट ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन कंडीशन को वो है द वन एंड ओनली ग्राफ डी, जो ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। समझ आई बात? ये सारी बात मैंने आपको समझाई कि अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर वेरी नहीं करती, और ये ग्राफ शो कर रहा है ग्राफ नंबर डी। समझ आई बात? इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों जो मैंने आपको बातें समझाई, नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 12, 13 एंड 14। 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 में लिखा हुआ है कि द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ पॉइंट चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स एंड वाई। ये एक पॉइंट चार्ज है बीच में और ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है आउटवर्ड, और हमें पता है कि आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज की। क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं गया ये पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी रखा हुआ है, लेकिन आपको फील्ड लाइन से पता चल जाना चाहिए कि ये फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो बीच वाला चार्ज है ये होगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि आउटवर्ड फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, एक की पोजीशन ये रही और एक की पोजीशन ये रही। एक इलेक्ट्रॉन एक्स है और दूसरा इलेक्ट्रॉन वाई है। इन दोनों में फर्क क्या है? एक्स वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के थोड़ा करीब है और वाई वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे दूर है। हमें एक बात पता है कि अगर चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा होती है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फोर्स कम होती है। यहां से हम ये बात बता सकते हैं कि जो करीब वाला चार्ज है यानी कि x, इस पर फोर्स ज्यादा लगनी चाहिए, और जो दूर चार्ज है y, इस पर फोर्स कम लगनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो हमें टॉपिक से समझ आती हैं। Which row describes the forces acting on x and y? सबसे पहली बात, 2 कॉलम्स बने हुए और 4 रोज हैं। 4 रोज के अंदर ऑप्शंस है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपने वो सिलेक्ट करना है, लेकिन मैच करना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए वाली रो में 2 बातें लिखी हुई हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड। अब देखो ये खुद चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और जो दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब जो है इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब रेडियली इनवर्ड ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या इसके साथ ये वाला करेक्ट है या नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एक्स लेस देन फोर्स ऑन वाई। क्या इस x पर जो फोर्स लगेगी क्या वो y वाले से कम होगी? नहीं, x तो बल्कि करीब है, x पर फोर्स ज्यादा लगनी चाहिए एज कंपेयर टू y। इसका मतलब ये तो बात सही थी, लेकिन इस बात के गलत होने की वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। रेडियली इनवर्ड, ये बात अभी भी सही है कि इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये रेडियली पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। दूसरी बात यानी कि फोर्स ऑन एक्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन वाई, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी वाली जो रो है इसके अंदर ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है। इसका मतलब इन 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बोथ का ऑप्शन है ही नहीं। और वो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। रेडियली आउटवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को कभी भी रिपेल नहीं करता। आउटवर्ड का मतलब दूर जाना, रिपेल करना। रेडियली आउटवर्ड यानी कि सी और डी वाले ऑप्शन आउटवर्ड की वजह से गलत हो गए, क्योंकि बीच में रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है और ये खुद इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा इनवर्ड यानी कि करीब जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है एंड दैट ऑप्शन इज बी। तो मैं इसको एनसर्किल कर देता हूं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो कि उन इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो है वो 2 कूलम चार्ज बन जाए। एक बात ध्यान में रखिएगा, 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में
इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद कर लो। अब वो एक कूलम की बात नहीं कर रहा, वो 2 कूलम की बात कर रहा है। तो आप बताएं कि 2 कूलम में कितने होंगे? तो जाहिर सी बात है 2 कूलम का मतलब हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6.25 इंटू 10⁻18। तो जब मैं 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.25 का जो डबल होता है वो कितना होता है? हाँ, ये ऑप्शन मैंने बोला शायद इसके ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने ऑप्शन ऊपर लिखे हुए। 6.25 का डबल जो होता है 12.5 और 12.5 होता है। इसका मतलब मुझे दो ऑप्शंस के अंदर 12.5 नजर आ रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द पावर्स? याद रखिएगा 2 सिर्फ बेस से मल्टीप्लाई करेगा, पावर सेम रहेगी। समझ रहे? पावर्स वाली वैल्यूज पावर से मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट जब होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 6.25 का डबल करेंगे, पावर विल रिमेन सेम। तो 6.25 का डबल हो जाएगा 12.5 एंड पावर 18। तो अगर एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 कूलम चार्ज के अंदर इसका डबल कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। और ये सिंपल जब बनेगा जब आपको ये वाली वैल्यू याद रहेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, एप्सिलॉन आर फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक्स इज, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनकी जो वैल्यू फॉर एप्सिलॉन आर है वो इन चार ऑप्शंस में से क्या होती है? याद रखिएगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक आप उठा लें एक्सेप्ट एयर, क्योंकि एयर को हम वैक्यूम ही कंसीडर करते हैं, एयर को आप हटा दें, एयर के अलावा जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जितने भी मीडिया हैं, उन सब की एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा हमेशा यूनिटी से यानी कि 1 से ग्रेटर होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 मजीद एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए, नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 जो टॉपिक है एन इलेक्ट्रिक शीट ऑफ चार्ज ऑफ एरिया, ये एक्चुअली हमारा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हैं जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में आपको वन शॉट लेक्चर सीरीज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कवर किया था वहां पर इसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो और उसके आसपास आपको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़े तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का। यहां पर जो सिग्मा आ रहा है ना, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर आपको चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको यहां पर चार्ज और एरिया की वैल्यू गिवन है, तो चार्ज अपॉन एरिया ही डेंसिटी होती है। तो देखें यहां से आप चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। और देखा जाए तो चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 कूलम। ये रही, तो मैं ऊपर पुट करूंगा, सॉरी ऊपर वैल्यू पुट करूंगा 12 और अपॉन में एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 मीटर स्क्वायर यानी कि 2, तो 6। आंसर कितना आ जाएगा सिग्मा का? 6, ठीक है ना। अब आप इस सिग्मा की वैल्यू को, मतलब ये बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस सिग्मा की वैल्यू को 6 को यहां पर पुट कर दें तो देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी निकलेगी? 6 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आ गई? 3 ओवर एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। हर वो क्वेश्चन आसान है जो आपने पढ़ा हुआ हो और जो आपको समझ आ जाए, और समझ आना स्टार्ट जब होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मूलाज की ना। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कैपेसिटर की, स्टार्ट हो गई ना न्यूमेरिकल्स। कैपेसिटर भी हमने टॉपिक पढ़ा था, कैपेसिटर था, उसकी कॉम्बिनेशंस थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हमने चीजें पढ़ी थी ना। तो कह रहा है कि कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया, उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, चार्ज की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴ कूलम, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया? 8 वोल्ट्स।
बताओ सी की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू सी टाइम्स V। आपसे C पूछ रहा है तो C के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन V। हाँ भाई, चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, वो सबसे ऊपर लिखी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में वोल्ट्स कितने गिवन है 8, यह आ जाएगा 8। जब आप 4 1 जा 4 4 2 जा 8 करेंगे, ये बचेगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो जाता है 0.5। तो इसका मतलब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ एज इट इज रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर गौर करूं तो मुझे ऐसी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो मुझे गिवन है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है, देखो प्रीफिक्स लिखी हुई है माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड। एफ का मतलब फैरेड है और ये म्यू का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6। हमारा आंसर में कितना आ रहा है -4। तो अगर मैं इस डेसिमल को 2 दफा आगे लेकर जाऊं, यानी कि अगर नेगेटिव पावर आपको बढ़ानी हो तो डेसिमल जाता है राइट की तरफ, यानी कि -4 -5 -6 -7, नेगेटिव नंबर्स को बढ़ाना हो अगर, ठीक है। तो अगर मैं इस डेसिमल को 2 दफा आगे कर दूं तो ये बन जाएगा 50 50 1 2 50 बनेगा, और पावर नेगेटिव -4 से बढ़कर कितनी हो जाएगी -6। और साथ में सी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। अब आप नोट करें 10⁻⁻6 ये प्रीफिक्स होती है और ये किसके बराबर होती है, माइक्रो के। तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी 50 माइक्रो फैरेड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो 50 माइक्रो फैरेड आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। समझ आई बात। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कैपेसिटेंस वाली प्रॉब्लम्स को। ठीक है। तो अगर आपके मुताबिक आपका ऑप्शन मौजूद ना हो तो आपने क्या करना होता है, आपका आंसर करेक्ट आ गया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, पावर्स को कम ज्यादा कर दो अपने आंसर्स के मुताबिक जो आपके ऑप्शंस मौजूद हैं। इन सॉल्यूशंस को नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो ये रहे हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। दोनों का जो नेचर है क्वेश्चन का वो तकरीबन सेम है। एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच में हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है, बिल्कुल बीच में मिडवे, 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों प्लेट्स जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। वन ऑफ द प्लेट्स इज मेंटेन्ड एट 60 वोल्ट्स। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, पास पेपर्स में आया हुआ है एमडीकैट के ना। 60 वोल्ट्स आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, 60 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी लगेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगती है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमें चार्ज की वैल्यू तो पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हमें याद है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बजाय आपको 2 चीजें गिवन है, वोल्ट्स और डिस्टेंस। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है V/D ना। तो मैं क्या करूंगा, इस E की जगह पे V/D पुट कर दूंगा, तो क्या बनेगा QV/D। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला ही है, V/डिस्टेंस। V/R भी लिखते हैं कभी, V/D भी लिखते हैं कभी ना। तो E का फॉर्मूला क्या होता है V/D। तो देखो थोड़ी सी डेरिवेशन करी, उसके बाद हमारा फॉर्मूला बन गया। Q की वैल्यू भी हमें गिवन है, V भी गिवन है और D भी गिवन है। तीनों वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 60 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। सेंटी आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाजमी, वरना आपका ऑप्शन गलत मौजूद होगा, आप उस पर टिक कर देंगे अगर कन्वर्ट किए बगैर किया। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो चलो 0.5 को रहने देते हैं ऐसे ही, और सेंटी का मतलब होता है -2। ठीक है। अच्छा, अब तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 60 का हाफ, जब 60 सॉरी हाफ नहीं, 60 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली आंसर बनेगा 120। मतलब किसी भी वैल्यू को जब 0.5 से डिवाइड करते हैं तो वो डबल हो जाती है, और जब भी 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हाफ हो जाती है। तो फिलहाल स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं मैं। 1.6 को सेम रहने दो, पावर -19 सेम रहने दो, मल्टीप्लाई के अंदर 60 का डबल, इसको डिवाइड करेंगे तो डबल हो जाएगा कितना 120, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा। भाई -2 जब ऊपर जाएगा तो ये +2 बनेगा, तो 120 इंटू 10⁻2 ये बन जाएगा। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 120 को 1.6 से
और -19 और 2 का आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले 1.6 को अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 192 इंटू 10⁻⁻, 19 में से आप 2 निकाल दो तो ये बचेगा -17। अब अगर आप ऑप्शंस पर गौर करें तो हमारा ऑप्शन जो है वो पावर सारे -15 है, तो -15 बना देते हैं। डेसिमल यहाँ पर है, ये 2 दफा पीछे जाएगा तो ये बनेगा 1.92। जब 2 दफा पीछे जाएगा तो -17 से क्या हो जाएगा -15, तो हमारा आंसर आ चुका है फोर्स का। यानी कि फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, डेसिमल को 2 दफा बैकवर्ड लेके जाओ, सो 1.92 और पावर क्या बनेगी, -17 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, -15 न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर, जो कि उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी 1.92 इंटू 10। अच्छा देखो, अब -15 ये जल्दी नहीं करना, ये देख लेना, ये 1.92 है और ये 192 है। 192 के साथ पावर -17 थी, तो ये -15 गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद। ठीक है, नंबर 18 में लिखा हुआ है अ चार्ज ऑफ मास 0.5 kg इज हेल्ड वर्टिकली बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव कह देंगे, एक को हम नेगेटिव कह देंगे, और अ चार्ज ऑफ मास, चार्ज की जो है वो मास की वैल्यू गिवन है। लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इसको हम पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज को हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में रोक के रखना है। ठीक है, तो रोक के रखने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, और इतना ज्यादा भी पोटेंशियल डिफरेंस इनको अप्लाई नहीं करना है कि बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाए। अच्छा, इस चार्ज पार्टिकल पर 2 फोर्सेस लगेंगी, एक लगेगी नीचे की तरफ जो उसका अपना वेट होगा, और एक लगेगी ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी Fe। यानी कि अगर ये 2 फोर्सेस बराबर हो जाएं, इस चार्ज पार्टिकल के मास की वजह से एक फोर्स इसको नीचे खींच रही है, वो उसका अपना वेट है, जिस ऑब्जेक्ट का भी मास होता है उसके ऊपर वेट फोर्स लगती है डाउनवर्ड, और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस चार्ज पर एक और फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो चार्ज है ना, ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपसे पूछ कर रहा फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपसे ये वाली फोर्स पूछ रहा है, तो जनाब आप ये कहेंगे कि ये वाली फोर्स उतनी ही होगी जितनी वेट फोर्स होगी अगर आपने इस चार्ज पार्टिकल को रोकना है तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको आप अप्लाई करेंगे तब जाके आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन ऑर्डर टू होल्ड द चार्ज पार्टिकल मिडवे बिटवीन द प्लेट्स बोथ द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, मस्ट बैलेंस ईच अदर, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, बैलेंस, जितनी नीचे उतनी ऊपर, तो ये चार्ज पार्टिकल ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स और उसका अपना वेट फोर्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है तो भाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, m गिवन है, g की वैल्यू हमें पता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, मास की वैल्यू कितनी है 0.5, g कितना होता है 9.8, कांस्टेंट है ना g, 9.8 का हाफ कितना होता है 4.9, 0.5 ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हाफ कर देता है न्यूटन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी 4.9 न्यूटन। और मुझे बताओ इसका मास कितना होगा, सॉरी इसकी वेट फोर्स कितनी होगी, जल्दी बताओ, सेम होगी 4.9 न्यूटन, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना वेट फोर्स है। अगर आपसे वेट फोर्स पूछे तब भी 4.9 न्यूटन, अगर आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है तो भी 4.9 न्यूटन। ठीक है, तो 4.9 न्यूटन का है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ रहे हैं, मतलब क्लियर है जी, क्लियर है। तो तकरीबन नेचर दोनों क्वेश्चंस की सेम थी, नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड है, और कैपेसिटर की इसमें सीरीज का कॉन्सेप्ट है। हमने 2 किस्म की सीरीज पढ़ी, सॉरी कॉम्बिनेशन पढ़ी है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कैपेसिटर की ना। अच्छा, क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 कैपेसिटर्स, जिसमें से एक जो है वो 6 माइक्रोफैरेड का है और दूसरे वाला जो है वो 12 माइक्रोफैरेड का है, C1 और C2 की वैल्यूज आपको गिवन है, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों की, और इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन करने के बाद अक्रॉस 180 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया। मतलब अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो इसकी डायग्राम कुछ यूं बनेगी कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में लगे हुए हैं, और उसके बाद एक बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया गया है, ये इसकी डायग्राम है, दिस इज C1
दिस इज C2 और ये 180 वोल्ट्स बैटरी है, इसकी वैल्यू जो है वो 6 माइक्रोफैरेड है और इसकी वैल्यू जो है वो 12 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, चलो मैं वैल्यूज यहां नहीं लिख रहा, वैल्यूज मैंने क्वेश्चन में लिखी हुई है। आपसे पता है क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, V1 कितना होगा और V2 कितना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है कैपेसिटर्स की जिसमें हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इक्वल होता है, लेकिन हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ये बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वन शॉट लेक्चर सीरीज में पढ़ी है और समझी है, ठीक है ना। अब आज हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब हम उसको अप्लाई करके सिर्फ हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ना हो, चेक करना हो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस, तो आप वहां पर पहले पढ़ सकते हैं, जाके उसको पढ़ लें, फॉर्मूला पढ़ लें, क्या कंडीशंस उनको पढ़ लें, फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप V1 और V2 कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपने V1 कैलकुलेट करना है तो V1 का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास Q/C1। Q क्या है, चार्ज। अब मुझे पता ही नहीं है कि इन दोनों कैपेसिटर्स पर चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, और अगर आपने पहले चार्ज कैलकुलेट करना हो तो पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Q=CV। अच्छा, V आपको गिवन है लेकिन आपको C पता नहीं है, C मिसिंग है, तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी होगी। और याद करो, मैंने आपको उसी दिन एक बात बताई थी कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हो डिफरेंट वैल्यूज के, ये मैंने आपको उस दिन ट्रिक बताई थी, तो यहां पर देखिए अप्लाई करेंगे इसको हम। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की हमने बात की थी, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर्स हो डिफरेंट वैल्यूज के, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है दोनों की वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड कर दो। ये ट्रिक थी डायरेक्ट सॉल्व करने की। ऐसे नहीं कि आप पहले एलसीएम लें, वैसे फॉर्मूला क्या होता है 1/C1 + 1/C2, एलसीएम लें फिर उसको रेसिप्रोकल करें फिर आंसर आएगा, डायरेक्ट ऐसे कर लो। अगर दो कैपेसिटर्स हो डिफरेंट वैल्यूज के तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना, ये मैंने उस दिन ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। तो आपने इस किस्म के हर क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई करना है। अगर दो कैपेसिटर्स हो और इक्विवेलेंट फाइंड कर रहा हो सीरीज का, तो आप क्या करें, दोनों की वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे ऐड करके डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, पहले इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, यहां पुट करेंगे तो Q आ जाएगा, यहां पुट करेंगे तो V1 और V2 आ जाएगा। पहले हमें C फाइंड करना है, इक्विवेलेंट। C1 की वैल्यू कितनी है 6, C2 की कितनी है 12 अपॉन में C1 + C2 ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कितना आएगा 12 6 72, 12 + 6 18, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे 72 अपॉन 18 तो इसका आंसर आएगा 4 माइक्रोफैरेड। चलो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, यूनिट का फिलहाल अभी काम नहीं है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, यानी कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गई। अब हम चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम चार्ज फाइंड करेंगे और जैसे ही चार्ज आ जाएगा फिर हमारे पास V1 और V2 खुद ब खुद आ जाएंगे। चले, अब चार्ज फाइंड करना हो तो हमारे पास चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q = C × V। अच्छा, C की वैल्यू 4 है, ये आ गया C की जगह पे 4, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, कहां गया 180, ये रहा 180, तो यहां पर आ जाएगा 180। तो जनाब जब मैं 180 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 720। 720 ये आ गया चार्ज की। मैं यूनिट नहीं लगा रहा, यूनिट को छोड़ दो, पहले माइक्रो कूलम आएगा, लेकिन आप उसको नहीं लगा रहे, डायरेक्ट आपने सिर्फ वैल्यूज लिख दी। 720 Q की वैल्यू आ गई। अच्छा, Q सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है, इस पर भी Q सेम रहेगा 720, मतलब इस पर भी 720 कूलम स्टोर होगा और इस पर भी 720 कूलम स्टोर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज की वैल्यू आ गई, अब हम फाइंड कर सकते हैं अपनी V1 और साथ में V2। V1 का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C1, जाहिर सी बात है V1 फाइंड करेंगे तो Q/C1, Q के साथ 1 2 नहीं लग रहा क्योंकि Q सेम है, बाकी अपॉन में C1 फर्स्ट वाला कैपेसिटर, और Q अपॉन यह आ जाएगा C2। चलें पहले एक फाइंड कर लेते हैं। Q की वैल्यू कितनी आ गई 720 को डिवाइड करेंगे, C1 कितना है, कहां गया C1 6, यह आ गया 6 माइक्रो, और अपॉन भी माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बचेगा वोल्ट। तो जब हम 720 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा आंसर आएगा 120, यह आ जाएगा 120 वोल्ट्स, यानी कि V1 की वैल्यू आ गई 120 वोल्ट्स। इसी तरीके से जब आप यहां पर भी वैल्यूज पुट करेंगे, Q की वैल्यू कितनी निकाली हमने 720, डिवाइड करेंगे C2 कितना है 12, यह आ गया 12, और जब आप 720 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60 वोल्ट्स।
गॉट इट? तो हमें पता चला कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 120 और 60। मैंने आपको समझाया है तो टाइम लगा है, अगर मैं खुद सॉल्व करूंगा क्वेश्चन समझने के बाद तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स ओनली टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं पढ़ाता हूं तो मेरे लिए जल्दी, नहीं, ये आपके लिए भी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको फॉर्मूलाज पर ग्रिप है, आपकी मैथमेटिक्स बेसिक्स अच्छी हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड आपको पता है, टेबल्स पता है, तो ये सेकंड्स के लिए आपके लिए भी है। ठीक है, हम कोई टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं कोई फरिश्ता नहीं है, कोई रोबोट्स नहीं है, हम हमारे जहनों में कोई कैलकुलेटर फिट नहीं हुए हुए। ठीक है, तो सारी बात होती है प्रैक्टिस की और समझ आ जाने की। तो ये आपको मैंने समझाया है ना, तो कुछ मिनट्स लगे हैं, लेकिन अगर मैं आपको समझाए बगैर खुद सॉल्व करूंगा ना तो मैं अपने आप को नहीं समझाऊंगा, मैं जस्ट सॉल्यूशन करूंगा जल्दी जल्दी स्टेप्स को माइनस करके। तो ये सेकंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो पता चला कि V1 की वैल्यू 120 है और 60। तो अब हम पेयर देख लेते हैं, आप ऑप्शन चेक करें, 120 एंड 60 वोल्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, 120 एंड 60 वोल्ट्स। C1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 120 होगा और C2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 60 होगा। दोनों को सम करोगे तो टोटल बैटरी का बन जाएगा, 120 प्लस 60 करोगे तो टोटल बैटरी का बन जाएगा। इस किस्म के क्वेश्चंस आपने हमेशा इस तरीके से सॉल्व करने हैं। इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। ये दोनों भी कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और ये दोनों भी जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेट कर रहे हैं। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये वाला भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों में दो दो कैपेसिटर्स गिवन है और मजे की बात दोनों के दोनों पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। एमडी कैट का जो पास पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा वही वाली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन की इस वजह से ज्यादा आता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने कैपेसिटर्स को सिर्फ ऐड करना होता है डायरेक्टली, कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड नहीं होता, डायरेक्ट प्लस करना होता है। अगर यहाँ पर सीरीज की जगह पे पैरेलल लिखा होता ना तो हम बस इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते, 3 + 6 यानी कि 9 हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पर 9, यहाँ लिखा हुआ 9, हमारा डायरेक्ट 9 आंसर आ जाता अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होती। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं, वो समझते हैं कि सीरीज में हम दोनों कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो वो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, डायरेक्ट आंसर 9 लगा देते हैं, गलत हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स में हम हमेशा एलसीएम लेते हैं और वही वाली बात ट्रिक, अगर दो कैपेसिटर्स हो डिफरेंट वैल्यूज के तो इनका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और नीचे दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप ध्यान में बिठा लो, सबसे आसान तरीका यही है। अगर दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हो, दो हो सिर्फ, तो आप उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज के लिए ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करके डिवाइड कर दो, सबसे आसान तरीका ये होता है। तो देखें यहां पर हमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है, 3 और 6, तो एक आ जाएगा 3 × 6 और नीचे 3 + 6 इक्विवेलेंट के लिए ना, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3 × 6 = 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, 9 1 9, 9 2 18। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 माइक्रोफैरेड, सिंपल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसको मैं सर्किल कर देता हूं, 2 माइक्रोफैरेड यानी कि बी। तो भाई याद रख लो, अगर आपको दो कैपेसिटर्स गिवन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो, डिफरेंट वैल्यूज हो, तो आपने इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब एक काम करो, मैं 2 मिनट के लिए, बल्कि 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं और इसी मेथड से इन दो कैपेसिटर्स का मुझे आंसर बताओ इनमें से क्या होगा जल्दी से। काश मैं आपको सुन पाता, लेकिन खैर मैं आपको टाइम दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप 100% स्टूडेंट्स मुझे इस बात का सही जवाब देंगे। जस्ट आपको इसको फॉलो करना है, वैल्यूज चेंज है, मेथड बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट कर दो, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड और फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई ऐड और डिवाइड, बस ये ट्रिक याद कर लो, दो अलग अलग कैपेसिटर्स हो तो। चलो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ यार, डायरेक्टली क्या करूँ, लिख लेना इसको, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना पड़ता होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन लिखी हुई ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड, तो कौन कौन है, 2 और 4, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4, तो 2 4 = 8, 8 के अपॉन में क्या आ रहा है, 4 + 2 6, सो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 = 8 और 2 3 = 6, 4/3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कैंसिल भी करेंगे ना, हमारे ऑप्शंस के मुताबिक मुझे 8/6 नजर आता तो मैं उस पर टिक करता है, लेकिन 8/6 नहीं है तो उसको मजीद सॉल्व कर लो, 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, तो 4/3, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी।
डिफरेंट कैपेसिटर्स हो, दो हो, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड और फिर डिवाइड कर दो। सबसे आसान तरीका इसका ये होता है। समझ आई बात? इस किस्म के क्वेश्चंस अब नेक्स्ट आपके सामने कोई आ जाए तो फौरन से सॉल्व कर लेना। इस वैल्यू का यहाँ पर कोई काम नहीं है, 100 वोल्ट सप्लाई या यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर 90 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। इफेक्टिव इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस की बात करेगा तो आपको वोल्ट्स यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन होगी उसका कोई काम नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू का काम जब होगा जब कैपेसिटेंस के अलावा वो आपसे चार्ज की वैल्यू या ईच कैपेसिटर पर जो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का बोलेगा, तो काम आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए इन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज का कोई काम नहीं है। नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कैपेसिटर से रिलेटेड है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था, ये टाइप होती है कैपेसिटर की ना। पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पास पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ 10 नैनोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सी की वैल्यू गिवन है यानी कि कैपेसिटेंस की, होल्ड्स अ चार्ज ऑफ, चार्ज भी गिवन है यानी कि क्यू की वैल्यू 50 माइक्रोकूलम, then on each plate which are separated by a distance of 0.885 मीटर, और उन दोनों प्लेट्स यानी कि चार्ज प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है आपको उस डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। कितनी? 0.885 मिलीमीटर है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट? फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो पता चला कि यहाँ पर जो चार्ज है इस चार्ज की का कोई काम नहीं है। हाँ, जो काम है वो इस C की वैल्यू का काम है और जो काम है वो डिस्टेंस का काम है और बाकी जो है हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम रीअरेंज करें, जाहिर सी बात है मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया के लिए अगर फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो D मल्टीप्लाई करेगा C के साथ जाके और अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब आपने C को D से और डिवाइड करना है फिर एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो जनाब एरिया का फॉर्मूला के मुताबिक C की वैल्यू गिवन है 10 नैनोफैरेड, 10 नैनोफैरेड। अच्छा, लिखते कैसे हैं इसको? 10 NF, N का मतलब नैनो, लेकिन अगर इसको मैं N को हटा के लिखूंगा, जाहिर सी बात है सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 10 इंटू 10⁻⁻⁹ फैरेड। ये C की वैल्यू गिवन है 10 नैनोफैरेड। मल्टीप्लाई करेंगे D, डिस्टेंस कितना गिवन है? 885 मिलीमीटर, 0.885 मिलीमीटर आ रहा है। तो यहां से मैं मिली हटा दूंगा, SI यूनिट लिखूंगा, तो मिली का मतलब होता है इंटू 10⁻⁻³ मीटर। डिवाइड करते हैं, मैंने ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻³ आ गया। देन अपॉन में कौन है भाई? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट्स हम नहीं लिख रहे, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। अगर मैं इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, बेस हटा देते हैं ना, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगी 8.85 इंटू 10⁻⁻³ और -9 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, -9 में -3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -12 अपॉन में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 भी मौजूद है। अब आप नोट करें, ऊपर भी सेम वैल्यू है और नीचे भी सेम वैल्यू है। अगर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एरिया क्या बचेगा? एरिया बचेगा 1 स्क्वायर मीटर। 0 नहीं बचेगा, कैंसिल होते हैं तो 1 बचता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 1 स्क्वायर मीटर। एन सर्किल कर देते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन को, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। समझ आई बात? दिखने में सॉल्यूशन मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, क्या आंसर निकलेगा, लेकिन आप चेक करें कितना आसान सॉल्यूशन है। कभी कभी चीजें दिख रही मुश्किल हो रही होती है ना, क्वेश्चंस के तौर पर भी अगर आपको चीजें बहुत मुश्किल लग रही होती है, फॉर्मूला बड़ा मुश्किल है, वैल्यूज पता नहीं क्या है, जब आप उसको पुट करते हैं ना थोड़ा हिम्मत करके, चलो स्टेप तो लें, कम से कम स्टार्ट तो करें, ऐसे थोड़ी डर डर के छोड़ो नहीं होगा नहीं, स्टार्ट लो, टेक द फर्स्ट स्टेप। आप स्टेप लेना स्टार्ट करते हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ये फिजिक्स में भी और ये आपकी अपनी जिंदगी के अंदर भी है। तो कभी कोई मसला सामने आ जाए तो उससे डरना नहीं है, आपने उसको फेस करना है और फर्स्ट स्टेप लेना है। और जैसे आप फर्स्ट स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला आपकी वैसे भी मदद कर रहा होता है हर चीज में, भले वो फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स हो या वो आपकी जिंदगी का कोई आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो उसके अंदर। ठीक है, तो डरना नहीं है। दिखने में चीजें मुश्किल होती हैं लेकिन जब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो वो चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं, बड़ी आसानी से हो जाती हैं। तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, सॉल्यूशन नोट करें, आगे चलते हैं।
ये रहे हमारे नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24, दोनों कैपेसिटर से रिलेटेड है। 23 में क्या रहा है कि टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इफ अ चार्ज Q इज गिवन, यानी कि अगर हम चार्ज Q दें दोनों को, इट गेट्स शेयर्ड। इसका मतलब ये होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप चार्ज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए, तो वो जो चार्ज है ना वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। रेशो पूछ रहा है ऑफ चार्ज ऑन C1 टू द चार्ज ऑन C2, यानी कि ये आपसे पूछना चाह रहा है Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या कैपेसिटर के लिए जनरली जो Q का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CV। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब एक से ज्यादा कैपेसिटर्स होते हैं, जाहिर सी बात है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, अगर फर्स्ट कैपेसिटर होगा तो Q1 C1 V1, और खास तौर पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, हर कैपेसिटर का सेम होता है। तो जो चीज सेम होती है आप उसके साथ 1 2 3 नहीं लगाते। तो ये वाला, इस वाले क्वेश्चन के मुताबिक ये वाला चार्ज का फॉर्मूला है फर्स्ट कैपेसिटर का, तो ये वाला बनेगा सेकंड कैपेसिटर का C2 और V। Q1 Q2 होगा, C1 C2 होगा, लेकिन V और V रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V हमेशा सेम रहता है। अब रेशो पूछ रहा है ना वो, Q1 को Q2 से डिवाइड करना है, तो Q1 अपॉन Q2, Q1 की वैल्यू क्या है C1 V, Q2 की क्या है C2 V, V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा Q1 अपॉन Q2, ये बराबर आ रहा है C1 अपॉन C2 के। ये हमारा आंसर है, समझ आई बात। रेशो ऑफ चार्ज ऑन C1 टू द चार्ज ऑन C2 इज C1 अपॉन C2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24, इफ अ 10 फैरेड कैपेसिटर, C की वैल्यू गिवन है 10 फैरेड, इज टू हैव एन एनर्जी ऑफ 10 जूल। एनर्जी की बात आ गई, याद करो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले वन शॉट लेक्चर सीरीज के अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखवाया था, है ना। वो यहाँ पर कंडीशन आ गई, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का बेसिकली जो है वो क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के हमने 3 फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर C का, V का और E का जिक्र आ रहा है, तो हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ CV स्क्वायर। अब आपको एनर्जी गिवन है कितनी, 20 जूल्स, आपको C की वैल्यू गिवन है 10, हमें V कैलकुलेट करना है, तो V कैलकुलेट करने के लिए 2E के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा और C मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये बन जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब अगर हम वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू 2 इंटू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एनर्जी है, एनर्जी कितनी है 20 गिवन है, और अपॉन में कैपेसिटेंस कितनी गिवन है 10, ये आ जाएगा 10, और ये सब किसमें है, रेडिकल के अंदर। सो V इज इक्वल टू 20 2 जा 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, चलो 2 2 जा 4 कर देते हैं, 4 का रेडिकल कितना होता है 2, यानी कि 2 वोल्ट्स। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो अगर कैपेसिटर 10 फैरेड का हो और अगर उसमें 20 जूल्स एनर्जी स्टोर करनी हो, तो आपको लाजमी है, आपको लाजमी है कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, कितना 2 वोल्ट्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन किसका था, ये क्वेश्चन था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। समझ आई बात। दिखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं खूब सारी तो क्वेश्चन आसान लग रहे होते हैं। क्वेश्चंस हमेशा उसमें से ही आते हैं जो आपने पढ़ा हुआ होता है या जो आपको पढ़ाया जाता है। जो फॉर्मूला होते हैं उन्हीं में से न्यूमेरिकल्स आती हैं, जो थ्योरी होती है उसी में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है जो, ठीक है, जो चीज आपको पढ़ाई जाती है वही आता है, ठीक है। नोट करें, आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस यानी कि 25, 26 एंड 27। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटेंस विद एयर इज 10 फैरेड। एयर का मतलब वैक्यूम आप कंसीडर करते हैं, ठीक है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको गिवन है 100 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन द न्यू कैपेसिटेंस इज, यानी कि वो कह रहा है कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, यानी कि एयर का मतलब कुछ नहीं था, तो उसकी कैपेसिटेंस थी 10।
अब बताओ अगर हम प्लेट्स के बीच में जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक रखें और उसकी वैल्यू हो 100, तो बताओ न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी। ये देखें, हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वैक्यूम के लिए वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मीडियम के लिए होता है वो होता है मतलब हम क्या करते हैं, जो वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू के साथ। ये हमारे पास कंडीशन होती है मीडियम के लिए, और ये हमारे पास होता है फॉर वैक्यूम। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम यूज करते हैं तो मीडियम के आने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ये देखें, वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस को हमें मल्टीप्लाई करना होता है जो भी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक की होती है ना, तो इसका मतलब उतने टाइम्स जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में मीडियम के आने से कैपेसिटेंस बढ़ती है और मीडियम के हटाने से कम होती है, जबकि कूलम्स फोर्स चार्जेस के बीच में मीडियम आने से कम होती है और मीडियम को हटाने से बढ़ती है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब देखिए, ये आपसे कह रहा था कि जब एयर थी तो कैपेसिटेंस थी 10, यानी कि वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है 10। अब बोल रहा है कि अगर इतनी वैल्यू का हम मीडियम यूज कर लें तो बताओ न्यू वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है भाई, मीडियम वाली कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, वैक्यूम वाली कितनी थी 10, एयर का मतलब वैक्यूम ही होता है वो 10, एप्सिलॉन आर कितनी गिवन है 100, तो 100 को अगर मैं जाहिर सी बात है 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1000, और 1000 के साथ हमारे पास आ जाएगा वैल्यू क्या थी, सिर्फ फैरेड है, माइक्रो नहीं लगा हुआ, सिर्फ फैरेड है, तो मुझे 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 यहाँ पर माइक्रो नहीं लगाना, ये मीडियम वाली कैपेसिटेंस आ गई। तो हमारे पास ऑप्शंस में दो जगह मुझे 1000 नजर आ रहा है, एक में गलती से देखो माइक्रो मत कर देना क्योंकि आपको गिवन फैरेड है खाली, अगर ये माइक्रो होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एफ है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिर्फ सी है। तो हमें वैल्यू तो मिल जाती है, दिख जाती है, लेकिन उसमें भी जल्दी नहीं करनी होती, हमें प्रॉपर्ली चेक करना होता है कि कौन सा वाला इनमें से भी करेक्ट है। ठीक है, 26 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, चार है, सबकी वैल्यूज 10 10 है, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट्स, और एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, उसकी वैल्यू है 30 इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब तक वो आपको कॉम्बिनेशन नहीं बताएगा इसका मतलब क्वेश्चन अधूरा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है सबका, सॉल्यूशन करें V1 V2 V3 V4। ओ भाई एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें 1% भी सॉल्यूशन नहीं है अगर आपका दिमाग काम कर गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का हर एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, और इसमें मुझे V को कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल होता है ना उतना ही हर एक पर बिल्कुल सेम होता है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 30, तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होगा 30 30 30 30, बस 1% भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन करने बैठ जाओ V1 V2 V3 V4, पागल हो जाओगे और पागल कहलाओगे अगर सही तरह नहीं पढ़ा तो, समझ रहे हो। तो कंडीशन क्या रहेगी, आपने पहचानना कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबका उतना ही होता है जितना बैटरी का होता है, तो जितना बैटरी का होगा सब पर उतना ही होगा, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 30 वोल्ट्स। समझ आई बात। तो एक्टिव रह के क्वेश्चंस को पढ़िएगा और सॉल्व जहां जरूरत पड़े करिएगा, वरना नहीं करिएगा। यहाँ देखो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अगर आपको अल्लाह करे जहन में आ जाए चीजें तो अपने टाइम के ऊपर आप सॉल्व कर लें। नंबर 27, if the separation between the plates is reduced to half, capacitance of parallel plate capacitor, ये दो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर ना, C is equal to A epsilon naught over D, ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। सेपरेशन यानी कि D की बात कर रहा है, C का और D का आपस में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस बढ़ेगा सेपरेशन बढ़ेगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। सेपरेशन को कम करेंगे डिस्टेंस को कम करेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। क्या बोल रहा है, रिड्यूस टू हाफ। अगर मैं D को हाफ करूंगा ये ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, अगर मैं इसको डबल करूंगा ये ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। इनवर्स है ना, हाफ करोगे तो ये डबल, इसको डबल करोगे तो ये हाफ, इसको 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा, इसको 4 टाइम्स कम करोगे तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। बहुत आसान सी बात है। तो D को यानी कि सेपरेशन को हाफ किया जा रहा है तो जो C है वो डबल हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। तो क्योंकि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो डबल का मतलब ये ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। समझ आई बात।
नोट करें इनको, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो एमसीक्यूज जो कि पास पेपर्स में आए हुए मिक्स थे। इसमें जो है वो पास पेपर्स के भी सारे एमसीक्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने कवर करवाए, और जो प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको एक्स्ट्रा करवा सकता था कुछ मैंने आपको वो भी एक्स्ट्रा करवाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे जिसमें से आप प्रैक्टिस करके बाकी इनसे रिलेटेड कर सकते हैं, ये सारे एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि यूनिट्स के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस, मतलब आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स याद करनी होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो मैंने इसमें नहीं करवाए। वो आप जब कोई भी वर्कशीट सॉल्व कर रहे होंगे तो इस किस्म के क्वेश्चन जब आते हैं जिसमें सिर्फ थ्योरी होती है, सिर्फ थ्योरी, तो आप उसमें से जो है वो अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन आप याद करेंगे, तो ऑप्शन देख के आप उस चीज को याद कर लिएगा कि हाँ भाई इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो इसका ऑप्शन ये होगा। यूनिट्स है तो यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम होता है, या हमारे पास जो कूलम्स कांस्टेंट होता है उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। यूनिट्स हो गए, डेफिनेशन हो गए, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो गए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपने मेमोराइज करनी होती हैं, याद करनी होती हैं। कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज हो गई, तो इनके मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इनको करवाता सॉल्व। तो आप इस किस्म के क्वेश्चंस को आपने याद करके जो आपकी वर्कशीट्स आपके पास हैं उनके आंसर्स देख के उनको याद कर लेना है, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाले। हाँ, जो प्रैक्टिस बेस थे, जो न्यूमेरिकल बेस थे, जो आपको सॉल्यूशंस मुझे आपको सिखाना था, कुछ ट्रिक्स वगैरह या कुछ बातें वगैरह, वो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो पास पेपर्स में और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो है वो एमसीक्यूज लेक्चर फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर एमडी कैट, और ई कैट के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ई कैट में भी ये चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो हमेशा की तरह जो है वो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो एमसीक्यूज के क्लियर हो गए होंगे अगर नहीं थे तो, और अगर थे क्लियर तो वो थोड़े से और ज़्यादा मजीद सही हो गए होंगे, कन्फर्म हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी, एमसीक्यूज की नेक्स्ट चैप्टर की, किसी और चैप्टर की अपलोड करूंगा, और कोशिश रहेगी कि जल्दी अपलोड करूं। तो बस बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आप एक्टिव हैं, और मुझे आपके कमेंट से बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। मैं आप लोगों को हर्ट सेंड कर रहा होता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपके कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ, सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। ये एक अनफॉर्चुनेट है टाइम की वजह से, लेकिन ये कि मैं लाइक सबके कमेंट्स जरूर करता हूँ, सबके कमेंट्स देख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ कि आप लोग क्या क्या कमेंट कर रहे होते हैं। कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, जितना हो सकता है कर देता हूँ, बाकी नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।